13 अक्टूबर 1962 की रात दिल्ली में ठंडी हवा चल रही थी। साउथ ब्लॉक की एक इमारत में अचानक एक फाइल टेबल पर जोर से पटकी जाती है। कमरे में मौजूद अफसरों के चेहरे सख्त हो जाते हैं। फाइल के ऊपर लाल अक्षरों में लिखा था, चीनी सेना की गतिविधियां उत्तर पूर्वी सीमा। लेकिन असली झटका फाइल के अंदर था। उसमें साफ लिखा था कि चीन की सेना बड़े पैमाने पर भारतीय सीमा के पास जुट चुकी है। हथियार, तोपें, रसद, सैनिक, सब कुछ। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये जानकारी भारतीय खुफिया तंत्र के पास समय रहते नहीं पहुंची थी। 20 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने अचानक हमला किया तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। संसद से लेकर सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भारत को पहले से इसकी भनक नहीं थी? क्या हमारी खुफिया व्यवस्था सो रही थी? उस समय भारत की मुख्य खुफिया एजेंसी थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी। आईबी का काम मुख्यतः आंतरिक सुरक्षा और घरेलू निगरानी था। विदेशी खुफिया पर उसका सीमित नियंत्रण था। जब 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने हमला किया तो भारतीय सेना कई जगहों पर तैयारी के बिना थी। लद्दाख और नेफा में भारतीय चौकियां एक-एक करके गिरने लगीं। देश भर में रेडियो पर हार की खबरें आने लगीं। हजारों सैनिक शहीद हुए, सैकड़ों बंदी बनाए गए। 21 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा विराम घोषित कर दिया, लेकिन तब तक भारत की आत्मा घायल हो चुकी थी। इस हार ने केवल सीमाएं नहीं छीनी, इसने देश के आत्मविश्वास को झकझोर दिया। और सबसे बड़ा सवाल था, हमारी खुफिया व्यवस्था ने चेतावनी क्यों नहीं दी? 1962 के बाद जब अंदरूनी समीक्षा हुई तो साफ हुआ कि भारत के पास कोई अलग समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी नहीं थी। आईबी के पास विदेशी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्याप्त संसाधन, नेटवर्क और संरचना नहीं थी। वो मुख्यतः देश के भीतर राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर केंद्रित थी। विदेशी खुफिया का मतलब होता है दुश्मन देश की सैन्य तैयारी, राजनीतिक योजनाएं, स्ट्रैटेजिक इरादे, गुप्त गतिविधियां। और 1962 में भारत इस मोर्चे पर लगभग अंधा था। 1962 के 3 साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ कराई। भारतीय खुफिया को इसकी पूरी जानकारी पहले से नहीं थी। हालांकि 1965 का युद्ध भारत ने मजबूती से लड़ा, लेकिन ये साफ था कि विदेशी खुफिया नेटवर्क अभी भी कमजोर था। 2 युद्ध, 2 चेतावनियां और एक स्पष्ट संदेश, भारत को अपनी बाहरी खुफिया ताकत मजबूत करनी होगी। इसी दौर में एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, रामेश्वर नाथ काओ। रामेश्वर नाथ काओ एक शांत, संयमी लेकिन बेहद तेज दिमाग वाले अधिकारी। वे आईबी में उच्च पद पर थे। उन्होंने कई संवेदनशील मामलों को संभाला था। उन्हें विदेशी खुफिया की अहमियत का गहरा एहसास था।